नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मैथ्स चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग संविधान के मुख्य मुख्य पार्ट देखेंगे। आप हम लोग के जो पॉलिटी पार्ट होता है, हम लोग के पढ़ाई के हिस्सा होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो देखिए, अगर आप सभी संविधान संविधान के पूरे पार्ट्स आपको याद रहते हैं तो आपको इससे पूरा आपके संविधान आपके दिमाग में झलकते रहता है। पार्ट्स देख लीजिए, आर्टिकल्स देख लीजिए, शेड्यूल्स देख लीजिए, फंडामेंटल राइट्स देख लीजिए, ड्यूटी देख लीजिए, रीड्स देख लीजिए। ये सब जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, जो हमेशा विद्यार्थियों को कन्फ्यूज करते रहता है, अगर उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके दिमाग में, पॉलिटी जो हम लोग से पूछा जाता है वो मैंने सामने रहता है और आपको परीक्षा में हेल्प हेल्प मिलती है। तो चलिए इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, अभी हम लोग इसमें पार्ट्स देखेंगे, संविधान के जो पार्ट्स हैं और किस चीज से रिलेटेड है और कौन कौन से आर्टिकल कवर है। तो दोस्तों देखिए, पार्ट वन जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और इसका आर्टिकल क्या होगा, 1 से 4 हो जाएगा। और पार्ट टू में क्या है, सिटीजनशिप है, नागरिकता है, ये 5 से 11 हो जाएगा। और फंडामेंटल राइट्स जो है ये 12 से 35 तक है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में 12 से 35 तक है। उसके बाद दोस्तों डीपीएसपी जिसको कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये 36 से 51 है पार्ट 4 में। और पार्ट 4 ए में है फंडामेंटल ड्यूटीज। पहले आपको अधिकार दिए गए, फिर आपको दर्शन पढ़ाया गया, उसके बाद फिर आपको ड्यूटी भी बताई गई। तो ये पार्ट 4 ए में हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज 51 ए में। और उसके बाद देखिए, जो कन्फ्यूजन होता है इन सबको हम लोग देख लेते हैं। पार्ट 5 में जो दिया है, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में दिया है। और यूनियन गवर्नमेंट के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 151 तक। 52 से 151 तक दिए हुए हैं। चलिए तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। पार्ट 5 में जो है, चैप्टर 1 में एग्जीक्यूटिव दिया है 52 से 78। उसके बाद चैप्टर 2 में पार्लियामेंट है 78 से 122। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 में। तो हम लोग जब पूरा आर्टिकल और पूरा चैप्टर शेड्यूल देख लेंगे तो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। और इसको बार बार देखेंगे तो ये बना रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अक्सर यहीं से दिक्कत होती है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट जो है दिया गया है आर्टिकल 123 में। चलिए अब देखते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट दिया था आर्टिकल 52 से 151 तक, 52 से 151 तक। तो इसमें देखिए, अब पार्ट 4 में दिया जुडिशियरी 124 से 147 तक, 124 से 147। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दिया है 48 से 51। अब देखिए पार्ट 6 में दिया है स्टेट गवर्नमेंट्स। तो पार्ट 5 में 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। पहला है एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशियरी और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए हम लोग देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स में। तो स्टेट गवर्नमेंट से जो रिलेटेड आर्टिकल हैं 152 से लेके 237 तक हैं। और ये भी चैप्टर्स में बटा हुआ है। तो देख लेते हैं। चैप्टर 1 जो है 152 हो गया, और चैप्टर 2 में क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव 153 से 167 तक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए चैप्टर 3 में क्या दिया हुआ है, स्टेट लेजिस्लेचर 168 से 212। और लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, जैसे उसमें दिया हुआ था लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर 213 में दिया हुआ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर। और उसके बाद
पार्ट 5 में हो गया, चैप्टर 5 में हो गया हाई कोर्ट्स हो गया 214 से 232 तक। आगे देखते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है 233 से 237। हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को अलग अलग दिया हुआ है। अब देखिए पार्ट 7 में क्या दिया हुआ है। सॉरी दोस्तों, पार्ट 7 में दिया हुआ है द स्टेट इन पार्ट बी आर द फर्स्ट शेड्यूल डिलीटेड। आर्टिकल 238 डिलीट हो गया है। अब देखिए पार्ट 8 में दिया हुआ है यूनियन टेरिटरीज के बारे में 239 से 242 तक। और पार्ट 9 में हो गया पंचायत, आप जानते हैं 243 से 243 ओ तक पंचायतों का पार्ट 9। और पार्ट 9 ए में म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में दिया है। ओ के बाद पी आता है तो 243 पी से 243 जेड जी तक। और पार्ट 9 में क्या दिया हुआ है, पार्ट 9 बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में दिया है जेड एच से लेकर जेड टी तक। उसके बाद देखिए पार्ट 10 में क्या है, शेड्यूल ट्राइब एंड ट्राइबल एरियाज 244 से 244 ए तक। 244 से 244 से शेड्यूल ट्राइब एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में दिया है। अब देखिए पार्ट 11 में क्या दिया है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स 245 से 263 तक। अब इसमें फिर चैप्टर में बांटा है लेजिस्लेटिव रिलेशंस 245 से 55 और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस 256 से 263। तो इसी तरह से पूछ लेता है, पार्ट पूछ लेगा, शेड्यूल पूछ लेगा। अब देखिए पार्ट 12 में क्या दिया है, 12 में फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स और इसका आर्टिकल है 264 से 300 ए तक। तो इसी पार्ट 12 में फाइनेंस से जुड़ा हुआ है 264 से 291 और बारविंग्स 292 से 293, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स राइट्स लायबिलिटीज ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स 94 से 300 तक। इसी में देखिए पार्ट चैप्टर 4 में दिया राइट टू प्रॉपर्टी 300 ए तक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब जो दिया है पार्ट 13 में क्या दिया हुआ है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया 301 से 307 तक दिया हुआ है। और पार्ट 14 में क्या दिया हुआ है, 14 में सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स सर्विसेज और इसका आर्टिकल है 308 से 323 तक। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए सर्विसेज हो गया 308 से 14 और पब्लिक सर्विस कमीशन जो हो गया 315 से 323। उसके बाद देखिए 14 ए में क्या करता है, 14 ए में हो गया ट्राइब्यूनल्स और 323 ए से बी तक ये है। और 15 में क्या है, इलेक्शंस दिया हुआ है। इलेक्शंस के आर्टिकल क्या है 324 से 329 ए तक। उसके बाद 16 में क्या दिया हुआ है, 16 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज 330 से 342 है। अब देखिए 17 में दिया हुआ ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में दिया हुआ है 343 से 351 ए तक। अब देखिए लैंग्वेज ऑफ यूनियन, रीजनल लैंग्वेजेज, लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड सो ऑन। तो 348 से 349 दिया हुआ है। और स्पेशल डायरेक्टिव 50-51। अब देखिए इमरजेंसी वाला जो आता है, इमरजेंसी किसके अंतर्गत आती है, 18 के अंतर्गत इमरजेंसी प्रोविजंस। तो 352 से 60 तक इमरजेंसी प्रोविजन जो दिया है 352 से 60 तक दिया हुआ है।
उसके बाद 19 में क्या हो गया, मिसलेनियस हो गया 361 से 67। अब देखिए 20 में क्या दिया हुआ है, 20 में दिया हुआ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 368, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट हो जाता है। अब देखिए 21 में टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, और 22 में क्या दिया, 7 टाइटल्स कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, तो 393 से 395 तक। तो जब हमारा संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे, वही 395 अनुच्छेद हम लोग देखें। अब देखिए क्या कह रहा है, पार्ट नोट में क्या कह रहा है, पार्ट 7 डीलिंग विथ पार्ट बी स्टेट्स वाज डिलीटेड बाई 7th अमेंडमेंट। पार्ट 7 जो है 7th अमेंडमेंट 1956 के द्वारा उसको डिलीट कर देगा। ऑन द अदर हैंड बोथ पार्ट 4A एंड 14A were added by 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो पार्ट 4A और 14A जो है दोनों 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ऐड किए गए थे, वाइल पार्ट 9A वाज एडेड बाई 9A हो गया 74वां अमेंडमेंट 1992 एंड पार्ट 9B वाज एडेड बाई 97th अमेंडमेंट 2011। ये हो गया दोस्तों हम लोग का पूरा पार्ट्स हो गया। अब हम लोग शेड्यूल्स देखेंगे, चलिए तो उसको देखते हैं। इसको आप लोग बार बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा ये। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भारत में के संविधान में अनुसूचियाँ दी गई हैं, यहाँ से भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं कि अनुसूची 1 में क्या कहा गया है, अनुसूची 2 में क्या कहा गया है, 3 में क्या क्या कहा गया है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या कहा गया है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या कहा गया है, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड दियर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, स्टेट्स के बारे में कहा गया है। और किसके बारे में कहा गया है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में कहा गया है। नेम ऑफ द स्टेट्स एंड दियर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड दियर एक्सटेंट, ये जो फर्स्ट शेड्यूल में इसके बारे में कहा गया। और सेकेंड शेड्यूल में क्या कहा गया है, प्रोविजन रिलेटिंग टू इमोलूमेंट अलाउंसेज एंड प्राइविलेजेज, किसको किसको दिया गया। ये पूछा जाता है कि जो संविधान में सेकेंड अनुसूची में किसको किसको अलाउंस और इस विशेषाधिकारों के बारे में बात की गई है। ये जो प्रेसिडेंट के बारे में, गवर्नर के बारे में, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो गया। और आगे किसको चलते हैं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट्स। उसके बाद हो गया चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। उसके बाद जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेज ऑफ द हाई कोर्ट और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन 8 पॉइंट्स में बताया गया है। 8 लोगों को तो नहीं कहेंगे, या 8 प्रकार के लोगों को इसमें जो क्या कहा गया, उनको जो भत्ते उत्ते मिलेंगे उसके बारे में कहा गया। और थर्ड शेड्यूल के बारे में क्या कहा दोस्तों, वो जो लोग शपथ लेते हैं, फार्म्स ऑफ ओथ एंड आर अफर्मेशन, जो शपथ के बारे में कहा गया। थर्ड शेड्यूल में शपथ के बारे में कहा कि कौन किस प्रकार से शपथ लेगा। और इसके बारे में यूनियन मिनिस्टर के बारे में, कैंडिडेट्स ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनका शपथ का प्रारूप क्या होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट मिनिस्टर्स और कैंडिडेट इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, इनके बारे में दिया गया है। और मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये दोनों देने का मतलब कि
जो चुनाव लड़ने जा रहा है, इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, तो जो चुनाव लड़ने जा रहा है वो क्या शपथ लेगा, और जो सदस्य बन गया वो क्या शपथ लेगा, और जजेज ऑफ द हाई कोर्ट। तो इसके बारे में दिया गया है किस में, थर्ड शेड्यूल में। और फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया गया है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया गया है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में सीटों को बंटवारा दिया गया। फिफ्थ शेड्यूल में क्या दिया गया है, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इनके प्रशासन के बारे में दिया गया है। प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब के बारे में। चलिए छठवें शेड्यूल में क्या दिया गया है बताइए। प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन दी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये पूछता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है ना। तो इन तीनों चारों राज्यों के बारे में किस शेड्यूल में दिया हुआ है, फिफ्थ में तो हो गया शेड्यूल एरियाज के बारे में, ट्राइब के बारे में, लेकिन सिक्स्थ में स्पेशली मेंशन किया हुआ कि इन चार राज्यों के बारे में जो प्रशासन होगा किस प्रकार से चलाया जाएगा, AMTM। चलिए असम, तो इसमें नाम दे करके पूछ लेता है कि बताइए इसमें से कौन से राज्य की चर्चा जो है सिक्स शेड्यूल में नहीं की गई है। तो कौन से राज्यों की गई है, असम की गई है, मेघालय की गई है, त्रिपुरा की गई है और मिजोरम की गई है। चलिए सेवन शेड्यूल क्या कहता है आपके बारे में। सेवन शेड्यूल जो है डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में कहता है, किसके बारे में, इसी के बारे में दिया गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में दिया गया है। सातवीं अनुसूची में ही केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया है। और देखिए क्या कह रहा है, यूनियन लिस्ट कंटेंस 98, इस समय 98 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें 98 सब्जेक्ट्स हैं, और शुरू में उसमें कितने थे 97। और हम लोग पहले शुरू वाले देख लेते हैं। और स्टेट्स में ओरिजिनली कितने थे, 66 थे, और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने थे 47। तो ओरिजिनली कितने थे 97, 66 और 47। ये हो गया यूनियन लिस्ट, और ये हो गया स्टेट लिस्ट, और ये हो गया कॉन्करेंट लिस्ट। ये जब संविधान बना था उस प्रकार से, लेकिन अब कैसे हो गए, यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, और स्टेट लिस्ट में कितने हो गए 59। 68 से 59 हो गया। इसका मतलब कि स्टेट्स की तरफ पावर जो है कम हो रहे हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट्स लिए जा रहे हैं केंद्र की तरफ से या कॉन्करेंट लिस्ट में डाले जा रहे हैं। और इसमें कितना हो गए 52। तो 97, 97, 66, 47 ये शुरू में थे, अब जो हो गए वर्तमान में 98, 59, 52। चलिए दोस्तों 8 शेड्यूल में किसके बारे में बात की गई है, लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनली कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में कितनी है 22 भाषाएं हैं। और इनका अनुच्छेद क्या है 344 से 351। Languages recognized with the constitution, originally it had 14 languages but presently there are 22 languages। चलिए तो कौन कौन सी लैंग्वेजेज हैं देखिए, असम, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी। तो ये सब देख लेंगे। इसमें कुछ भाषाओं को जोड़ा गया। ये क्या कह रहा है देखिए, पूछा जाता है सिंधी वाज एडेड बाय 21st अमेंडमेंट 1967। तो 21st अमेंडमेंट के द्वारा 21st अमेंडमेंट हो गया, यस 21st अमेंडमेंट हो गया 1967 में। और कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, इसमें सिंधी जोड़ी गई थी। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जैसे शुरू में 14 थी, अब एक जोड़ दी गई तो 15 हो गई। अब देखिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली
इनको ऐड किया गया किसे? 71st अमेंडमेंट 1992, 1971वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ दिया गया। तो 15 3 क्या हो गया? 18 हो गया। अब देखिए इन चारों भाषाओं को बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली वेयर। तो शुरू में कितनी थी? 14, और फिर से सिंधी को जोड़ा गया 15 हो गया, और फिर यहाँ पर 3 भाषाओं को जोड़ दिया 3 18 हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 जोड़ देंगे, 18 4 22। ओडिया वेयर रीनेम्ड ओडिया, ओडिया भाषा को चेंज किया गया 96वां संविधान संशोधन 2011 के दौरान। तो यही आपकी 22 भाषाएं हैं, 15 3 18 4 22। तो 92 में किसको किसको जोड़ा गया? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। चलिए आगे चलते हैं। नाइन शेड्यूल के बारे में किसके बारे में बताया गया 9 शेड्यूल में? तो एक्ट एंड रेगुलेशंस ओरिजिनली ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विथ लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ये जमींदारी सिस्टम को खत्म किया था 9 शेड्यूल में। चलिए आगे चलते हैं। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। तो 9 शेड्यूल को जोड़ा गया था 1951 में फर्स्ट संविधान संशोधन के अंतर्गत। और ये जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया था। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द लॉ इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आफ्टर 1973 आर नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। पहले इसमें कह दिया गया था कि दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय टू प्रोटेक्ट द लॉ इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड ऑफ violation of fundamental rights. However, in 2007, the Supreme Court ruled that it was included in this schedule after इतना आर नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। तो 9 शेड्यूल के बारे में क्या होगा? देखिए यही हमारा जब संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी 8 शेड्यूल से, लेकिन अब जो है कितनी है? 12 हैं। तो 9 शेड्यूल हो गया जमींदारी प्रथा से। चलिए 10th क्या है? एंटी डिफेक्शन वाला होता है। प्रोविजन इलेक्टेड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट 1985, ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के रूप में भी जाने जाते हैं। और 10th शेड्यूल क्या हो गया? 11th शेड्यूल हो गया स्पेसिफाइंग द पावर्स अथॉरिटी एंड 243G। अच्छा ये आर्टिकल है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। तो पंचायतों के बारे में 11वें अनुसूची में दिया गया है। इट हैज 29 मैटर्स। दिस वाज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए 12वीं अनुसूची म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बताती है, ठीक है ना। और ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो ये दोनों, ये 73वें 1992 और ये 74वें 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या लिया गया है। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लांस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया है? फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ये जो है 1935 का अधिनियम जो था उसे लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? किस चीज का कंसेप्ट लिया गया है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ। ये खूब पूछता है, रूल ऑफ लॉ को पूछा जाता है खूब कि कहाँ से लिया गया है रूल ऑफ लॉ।
और उसके लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, जैसे हमारे यहाँ एकल नागरिकता है लेकिन अमेरिका में ड्यूअल ड्यूअल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव रिट्स, रिट्स को भी कहाँ लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पार्लियामेंट्री प्राइविलेजेज एंड बाइकेमरलिज्म, तो द्विसदनात्मक और संविधान संसद के जो विशेषाधिकार हैं ये भी जो ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, अमेरिका के संविधान से क्या लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स जो का सिद्धांत जो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से लिए गए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है कहां से ली गई है, तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दोस्तों अमेरिकन संविधान के से एडाप्ट किया गया है उसके कॉन्सेप्ट को। अब देखिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, आयरलैंड से, आयरिश को मतलब आयरलैंड हो गया। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा इसको जो है आयरलैंड से लिया गया है। और डीपीएसपी तो हो गया, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा में मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जी 12 लोग को करते हैं नॉमिनेशन, उसको भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अब देखिए कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है बताइए, तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर, कि केंद्र मजबूत होगा। वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर्स इन द सेंटर, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं कि भाई जो चीज बचे हैं वो सब सेंटर के पास रहेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स एंड बाय द सेंटर, गवर्नर्स की नियुक्ति कौन करेगा, सेंटर करेगा। एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का ये भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया दोस्तों। अब ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है आपके दोनों सदन की ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, ज्वाइंट मीटिंग। तो ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और जर्मनी के संविधान से क्या लिया, उस समय उसको वीमर गणराज्य कहा जाता था, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये सब लिया गया है कि आपके मूल अधिकारों को कुछ को छोड़कर, ठीक है ना, मूल अधिकारों को इमरजेंसी के दौरान क्या किया सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। अब देखिए रूस के संविधान से क्या लिया गया, सोवियत के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य ले गए। आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आपको संविधान में 3 प्रकार के न्याय देने की बात की गई है, ठीक है ना, इन द प्रियम्बल। तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये जो जस्टिस की बात की गई है ये भी जो है रूस के संविधान से लिया गया है। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, 3 प्रकार के न्याय देने की बात की गई है। अब चलिए देखिए फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, रिपब्लिक एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ये फ्रांस के संविधान से लिया गया इन द प्रियम्बल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा ये लिया गया है कहां से, साउथ अफ्रीका के संविधान से। और जापान के संविधान से क्या लिया गया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो देखिए ब्रिटिश संविधान से लिया गया था रूल ऑफ लॉ,
रूल ऑफ लॉ लिया गया था ब्रिटिश संविधान से, और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया गया है प्रोसीजर जेपी। प्रोसीजर लिया गया कहाँ से? जापान के संविधान से, कि आपको एक नियम का पालन करना होगा। ये दोस्तों ये रहा कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि संविधान में आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं। इसके बाद अभी हम लोग कर्तव्य देखेंगे, ड्यूटीज देखेंगे, उसके बाद हम लोग आर्टिकल्स देखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण रिट्स भी देखेंगे। तो देखिए, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स। आपको मूल रूप से संविधान में 7 अधिकार दिए गए थे, मौलिक अधिकार, लेकिन ये जो धीरे एक को चेंज हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको यहाँ से हटाकर, मूल अधिकार से हटाकर लीगल राइट में कर दिया गया। तो देखिए, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी का माने अनुच्छेद क्या क्या है? 14 से 18 है। अब देखिए, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम कहाँ से है? 19 से 22। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 हो गया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है 23-24 हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन हो गया 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30 और 31 को यहाँ से हटा करके लीगल राइट कर दिया गया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेजी आर्टिकल 32। तो इतना याद रखिए, फिर हम लोग यहाँ के डिटेल से देखेंगे। चलिए, तो एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये क्या कह रहा है। However, the right to property was deleted from the list of fundamental rights by 44 Amendment Act 1978. It is made a legal right. कैसा right? Legal right under the Article 300A in Part 12 of the Constitution. So at present there are only 6 फंडामेंटल राइट्स। तो इस समय केवल आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो 31 के द्वारा दिया गया था, आर्टिकल 31, राइट टू प्रॉपर्टी जो आपको दिया गया था, ये जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा हटा करके संविधान के पार्ट जो है किस में? 12 में, पार्ट 12 में कहाँ रख दिया गया? आर्टिकल 301 में, ए में, 300 ए में रख दिया गया। तो इसको आप समझिए, यहाँ से पूछ लेता है, ठीक है ना। 44th अमेंडमेंट 1978 और पार्ट 12 300 ए हो गया। अब एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर, एक चीज यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहाँ क्या कहा है? दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान 20 और 21 को छोड़ करके सभी जो राइट्स जो हैं आपके सस्पेंड किए सकते हैं। फर्दर 6 राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली when emergency is declared on ground of war or external aggression, war or external aggression, external emergency and not on the ground of armed rebellion। ये नहीं कि माओवादी जो है उत्पात मचाना शुरू कर दिए और लोगों के जो बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी है उसको आप छीन लिए, ठीक है ना। तो वही कहा कि ओनली एक्सटर्नल इमरजेंसी में जो है आप जो है आर्टिकल 19 के द्वारा जो अधिकार दिए गए उसको, द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी एक्सप्लेन चैप्टर 16।
तो ये हो गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग देखे हैं फंडामेंटल राइट्स संक्षेप में। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर जैसे अंदर पूछ लेता है। देखिए राइट इक्वलिटी 14 से 18 दिया है, तो 14 में क्या दिया है, 15 में क्या दिया है, 16 में क्या दिया है, 17 में क्या दिया है, 18 में क्या दिया है, इसको यहीं पर देख लीजिए। ये यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए 14 में क्या दिया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये 14 में दिया हुआ है। और प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन चीज़ों के आधार पर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और जन्म के स्थान के आधार पर इन पांच चीज़ें दी गई हैं, ठीक है ना। 5 चीज़ों के आधार पर आप जो है किसी से साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो 14 में प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो गया और इक्वलिटी बिफोर लॉ। और उसके बाद ये दिया गया है कि इसमें धर्म, रेस और कास्ट, इन सब चीज़ों 5 के स्थान पर, प्लेस ऑफ बर्थ के स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। चलिए 16 में क्या दिया हुआ है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और ये देखिए खूब पूछा जाता है, आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। छुआछूत आप किसी के साथ नहीं, छुआछूत वाला व्यवहार किसी के साथ नहीं करेंगे। ये किस में दिया हुआ है, 17 में दिया हुआ है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। अब देखिए 18 में क्या दिया, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ये नहीं लगाएं कि महाराज, धीराज, फलाना ठिकाना, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। तो टाइटल्स का जो एबोलिशन 18 में किया गया है। और अनटचेबिलिटी हो गया 17, और ये हो गया अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट में 16। इस तरह से करके देखेंगे। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। ये हो गया 15 और ये हो गया 14। तो 14 से 18 को हम लोग पूरा इसका अच्छे ऑपरेशन कर दिए। आइए हम लोग देखते हैं इधर। अब देखिए 19 से 22, राइट टू फ्रीडम। 19 में क्या दिया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पहला हो गया। दूसरा हो गया असेंबली का। तीसरा हो गया एसोसिएशन का। चौथा हो गया मूवमेंट का। और पांचवा हो गया रेजिडेंस एंड, छठवां हो गया प्रोफेशन। तो आप कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं, ये आपका अधिकार है। ये नहीं कोई कह सकता कि नहीं भाई तुम उत्तर प्रदेश में ही रहो या आप अपने गांव में रहो। भाई ये आपका अधिकार है कि आप दूसरे गांव में भी और दूसरे प्रदेश में भी रह सकते हैं। तो ये जो दिया गया है 19 में जो दिया है 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ, तो इसी में जो है प्रेस की स्वतंत्रता को इंक्लूड किया गया है। बोलने की आज़ादी में ही प्रेस की आज़ादी को इंक्लूड किया गया, पूछता है। आर्टिकल 19 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 20 में क्या दिया, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। आर्टिकल 20 में हो गया है आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेज। और आर्टिकल 21 में क्या दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है ना, आपके लाइफ को खतरा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है। और 21A में क्या दिया है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। इसी के तहत जो है सरकार जो है कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के फ्री में सुविधा एजुकेशन देती है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन ये सरकार का कर्तव्य है, आर्टिकल 21A। अब देखिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 22। तो राइट टू फ्रीडम, यहाँ पर आपको आज़ादी दी गई है। 19 से लेकर 22 तक इन 4 आर्टिकल्स में 19, 20, 21, 22 आपको आज़ादी दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23-24 में दिया है। तो देखिए क्या दिया है, 23 में क्या दिया है,
प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है ना, आपसे कोई फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकता है, आपको कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकता फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो बच्चों को मना किया गया है कि आप बच्चों से काम नहीं लेंगे, ठीक है ना, 14 वर्ष से कम बच्चों से आप काम नहीं लेंगे। तो देखिए वही एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। तो 23 में फोर्स्ड लेबर और 24 में क्या दिया गया है, बच्चों को सुरक्षा प्रदान की गई है। अब चलिए चौथे प्रकार के जो राइट्स है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता, 25 से 28। तो देखिए 25 में क्या दिया है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं, इसकी भी आज़ादी आपको दी गई, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो आप अपने धर्म को प्रोपगेट कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो 25 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, 26 हो गया। 27 क्या हो गया, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेज फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। तो आप किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स दे सकते हैं, फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेज फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। तो ये हो गया आर्टिकल 27। और 28 में देख लेते हैं क्या दिया है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग religious institutions or worship in certain educational institutions, आर्टिकल 28। और देखिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स प्रदान किए गए हैं आर्टिकल 29 से 30 में। तो इसमें क्या प्रदान किया गया आपको, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। चलिए आगे चलते हैं। 30 में क्या दिया गया आपको, राइट ऑफ माइनॉरिटीज इस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आप देखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो कहा गया है कि भाई माइनॉरिटी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है इस्टेब्लिश और उसको चला सकते हैं। ठीक है ना, चलिए सबसे मेन और महत्वपूर्ण, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, right to move the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights, including writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari और वारंटो। तो आपको 5 प्रकार की रिट की सुविधा दी गई है आर्टिकल 32 में। तो ये रहा दोस्तों फंडामेंटल राइट्स जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक ना, इसको बार बार देख करके दिमाग में बैठा सकते हैं। ये समझिए कि एक आपका गीता का काम करेगा। ठीक ना, और इससे आपकी पूरा संविधान जो है आपके दिमाग में घूमते रहेगा और आपको परीक्षा देने में कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिए, अभी आप जाने हैं कि 5 प्रकार की रिट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर जानिए कि वो वहाँ पर तो जाने कि कौन कौन सी होती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हम लोग डिटेल के बारे में देखेंगे कि आखिर वो रिट्स में क्या है। सीधे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए रिट्स टाइप्स एंड स्कोप। तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के अंतर्गत, 32 और 26। यहाँ से इतना ही जानिए। हम लोग अभी इसको इसका निष्कर्ष निकालना है, निचोड़ निकालना है, ऐसा नहीं कि इसको पोथा पत्री बनाना है। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ हाई कोर्ट इन 3 रिस्पेक्ट्स। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो है ये 3 केसेज में डिफर करता है। चलिए, तो ये जो अंदर की बात हो गई, ठीक है ना, हम लोग इसको नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे, देखिए हाइबियस कार्पस क्या कहती है।
हाइबियस कार्पस जो रिट्स है या क्या कहती है, क्या करिए, इट इज ए लैटिन टर्म विच लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ। इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू ए पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन। अगर कोई किसी को बंधक बना लिया है तो उसके बारे में कहा जा रहा है टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लैटर बिफोर इट। कह रहा है कि जैसे आपको पुलिस अगर पकड़ती है तो मैंने इसमें ये बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर जो है आप उस आदमी को कोर्ट के सामने पेश करेंगे। द कोर्ट देन एग्जामिन द काजेज एंड लीगलिटी ऑफ डिटेंशन। इट वुड सेट द हाइबियस कार्पस का मतलब कि आपको मैंने सामने पेश किया जाए, ठीक है ना, कोर्ट के सामने। इट वाज सेट it would set the detained person free if the detention is found to be illegal. Thus, this writ is a bulwark of individual liberty against arbitrary detention. Bulwark of individual liberty against arbitrary detention. The writs of habeas corpus can be issued against the both public authorities as well as private individuals. या तो मैंने सरकार के नुमाइंदे या कोई भी आदमी आपको अगर पकड़ा हो तो ये उसके खिलाफ जारी की सकती है। द रिट ऑन द अदर हैंड इज नॉट इशूड वेयर डिटेंशन इज लॉफुल। अगर डिटेंशन लॉफुल है तब कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ ए लेजिस्लेचर आर ए कोर्ट। डिटेंशन इज बाय कंटेम्प्ट द कोर्ट। डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट के तो इसमें ये होता है कि अगर किसी आदमी को गिरफ्तार किया गया है तो उसको भैया 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश करो। अगर कोई नहीं करता है तो आप जा सकते हैं सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए मैंडमस क्या कहती है। इट लिटरली मीन्स वी कमांड। It is a command issued by the court to a public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform. It can also be issued against any public body, a corporation and inferior court. देखिए ये जैसे हाई कोर्ट जो है, इन्फीरियर कोर्ट्स का मतलब अपने जूनियर कोर्ट्स के बारे में, ये ट्राइब्यूनल आर गवर्नमेंट फॉर सेम पर्पज, ठीक है ना। तो मैंडमस में क्या कहता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कमांड करते हैं कि भाई आप अपना काम करिए जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया है, आप उस काम करने से मना नहीं कर सकते हैं। द रिट ऑफ मैंडमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट ए प्राइवेट इंडिविजुअल। तो ये जो है प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं कर सकते। तो ये सब जो इसमें नहीं किया सकता है। तो इसमें जो असली बात है कि इट इज ए कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू ए पब्लिक ऑफिशियल्स आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज फेल्ड आर रेफ्यूज टू परफॉर्म। तो मना नहीं कर सकते। ये देखिए ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है। इट कैन ऑल्सो बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, ए कॉर्पोरेशन आर एन इंफीरियर कोर्ट, ए ट्राइब्यूनल आर गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पज। गवर्नमेंट को भी मैंडमस जारी किया जा सकता है। तो हाइबियस कार्पस में क्या था कि आपको डिटेंशन से इम्यूनिटी प्रदान की गई थी कि भाई आपको कोई मैंने गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर जो है आप कोर्ट के सामने पेश करिए, कोर्ट उसको डिसाइड करेगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रोहिबिशन में क्या आता है। लिटरली इट मीन्स फॉरबिड, मना करना। इट इज इश्यूड बाय ए हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट आर ट्राइब्यूनल to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess. Thus, unlike mandamus, it directs activity, the prohibition directs inactivity. तो क्या कह रहा है? मैंडमस में कहता है कि एक्टिविटी के लिए डायरेक्ट किया जाता है। द प्रोहिबिशन डायरेक्ट्स इनएक्टिविटी।
तो ये बहुत टेक्निकल है, ठीक है ना। तो प्रोहिबिशन में मना किया जाता है, इट इज इशूड बाई हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट आर ट्राइब्यूनल टू प्रिवेंट द latter फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स jurisdiction आर usurping a jurisdiction that it does not possess. Thus, unlike mandamus that directs activity, mandamus में कहा जाता है कि आप अपने काम करने से इनकार नहीं कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं। और प्रोहिबिशन क्या करता है, इनएक्टिविटी, दैट डायरेक्ट इनएक्टिविटी, कहता है कि ये काम आप नहीं कर सकते हैं। भाई जैसे मान ली कि आप लोअर कोर्ट्स में हैं, तो सबका एक दायरा है। प्रोहिबिशन डायरेक्ट इनएक्टिविटी कहता है कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक जो पुलिस बन गए, सिपाही बन गए या क्लर्क बन गए तो आप पूरा काम आप ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ की ड्यूटी बटी हुई है। चलिए, तो ये हो गया प्रोहिबिशन। अब देखिए, रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, ठीक है ना। It is not available against administrative authorities, legislative bodies, private individuals or body। तो इसमें जो है प्रोहिबिशन जो है, प्रोहिबिशन केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है प्रोहिबिशन। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, सर्च्योरारी, सर्च्योरारी में क्या कहा गया, सर्च्योरिटी इन द लिटरल सेंस इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड आर टू बी इन्फॉर्म्ड। सर्च्योरारी में टू बी सर्टिफाइड आर टू बी इन्फॉर्म्ड। इट इज इश्यूड बाय ए हायर कोर्ट्स टू ए लोअर कोर्ट्स आर ट्राइब्यूनल आइदर टू ट्रांसफर ए केस पेंडिंग विथ the latter to itself or to quash the squash the order of the latter in case। तो ये क्या होता है, by higher courts to a lower court are tribunals either to transfer a, या तो केस को ट्रांसफर करिए, either to transfer a case pending with the latter to itself or to squash the order of the latter in the case। It is issued on the ground of excess of jurisdiction or lack of jurisdiction or error of law। It is issued on the grounds of excess of jurisdiction, lack of jurisdiction, error of law। Thus, unlike prohibition, which is only preventive, certiorari is both preventive as well as curative। तो बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें, ठीक ना। प्रोहिबिशन विच इज ओनली प्रिवेंटिव, मना करता है, ठीक है ना, क्या आप इसको। लेकिन सर्च्योरारी में क्या किया है, क्योर भी किया जाता है। अगर आप गलत डिसीजन दे दिए हैं तो उसको क्योर भी करेगा, मना भी कर सकता है और इसमें क्योर भी किया जाता है। प्रीवियसली द रिट ऑफ सर्च्योरारी कुड बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियली एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी एंड नॉट अगेंस्ट। हाउएवर इन 1991 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट सर्च्योरारी can be issued even against administrative authorities affecting right of individuals। तो affecting right of individuals like prohibition, certiorari is not available against legislative body, private individuals or body। तो ये दोनों जो है प्रोहिबिशन और सर्च्योरारी जो है लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ नहीं करते हैं। सबसे अंत में देखिए को वारंटो, को वारंटो में क्या कहा गया है, इन द लिटरल सेंस इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी आर वारंट, बाय व्हाट अथॉरिटी आर वारंट इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस। ये कह रहा है कि आप किस अथॉरिटी से, आप कोई ऐसा नहीं कि कक्षा 5 के आदमी को आप आईएएस बना देंगे, ये क्वेश्चन कर लिया जाएगा को वारंटो में। उत्तर प्रदेश सरकार में जब अनिल यादव बैठे थे, वो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे और उनको लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया था, तो इस पर हाई कोर्ट को वारंटो जारी कर दिया था।
In the literal sense, it means by what authority or warrant it is issued by the court to inquire into the legality of claim of a person to a public office, ठीक है ना, to a public office, and it prevents illegal usurpation of public office by a person. illegally ये नहीं कि कोई बंदूक के दम पर या अपने पावर के पैसे के दम पर किसी भी जगह पर बैठ सकता है, ऐसा नहीं है, उसके में योग्यता होनी चाहिए तभी वो बैठ सकता है. The writ can issued only in the case of substantive public office of a permanent character. तो ये कह रहा है कि महत्वपूर्ण पब्लिक ऑफिस जो परमानेंट है, कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके लिए ही केवल जारी किया जा सकता है. भाई कोई आपको घर का अपने मालिक बना दे, कोई आदमी अपने घर का आपको मालिक बना दे, उससे हाई कोर्ट और सरकार को क्या मतलब है. इट कैन नॉट बी इशूड इन द केस ऑफ मिनिस्टीरियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस. अनलाइक द other four writs, this can be sought by any interested person and not necessarily by the aggrieved person. ये कह रहा है कि को वारंटो की मांग जो है ना, को वारंटो की मांग कोई भी आदमी कर सकता है जो इंटरेस्ट रखता है, एनी इंटरेस्टेड पर्सन. इसीलिए देखे थे कि अनिल यादव के खिलाफ जो है विद्यार्थियों ने मांग की थी. ऐसा नहीं कि भाई हम इनसे पीड़ित हैं हम ही मांग करेंगे. अगर आपको लगता है कि ये इलीगली पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं तो भारत का कोई भी नागरिक जा करके हाई कोर्ट से को वारंटो जारी करवा सकता है लीगल बेस पर. अनलाइक द अदर फोर रिट्स, दिस कैन बी साट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन, नॉट नेसेसरली बाय द अग्रीव्ड पर्सन. तो ये रहा हम लोग का रिट्स के बारे में. अब चलिए तो एक बार इसको देख लीजिए पूरे को. सबसे पहला था हाईबीएस कार्पस. भैया उसको आदमी को प्रोड्यूस करिए कोर्ट के सामने. मैंडमस कमांड कर रहा है अपने लोअर कोर्ट्स को, इंफीरियर कोर्ट्स को, ट्राइब्यूनल्स को, गवर्नमेंट को फॉर द सेम पर्पज. कह रहा है कि भाई अपना काम करिए, ठीक ना. It is command issued by the court to a public office asking him to perform his official duties that he failed or refused to perform. मैंडमस हो गया. और प्रोहिबिशन में क्या होता है, प्रोहिबिशन में मना करता है कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आपका इतना ही क्षेत्राधिकार है, मना कर सकता है, ठीक ना. It is issued by higher court to a lower courts or tribunal to prevent latter from exceeding its jurisdiction. चलिए तो मना कर दिया कोर्ट जो है. अब देखिए तो मैंडमस जो है एक्टिविटी के लिए कहता है कि आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, और प्रोहिबिशन मना करता है, ठीक ना. प्रोहिबिशन डायरेक्ट इनएक्टिविटी कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं. मैंडमस कहता है कि ये करिए, करना ही पड़ेगा आपको. और सरस्योरारी क्या कह रहा है, इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड. इट इज इश्यूड बाय हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट्स, ठीक है ना. तो ये सरस्योरारी क्या होता है, प्रिवेंटिव, मना भी करता है और क्यूरेट भी करता है. आप जो अगर गलत डिसीजन लोअर कोर्ट्स दे दिए हैं तो उसका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यूरेट भी करता है. और को वारंटो को कहता है कि आप किस अथॉरिटी से, किस योग्यता के आधार पर कोई पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, ठीक ना. और कैसे, सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस ऑफ द परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट बाय द और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, ऐसा नहीं कि किसी को उठाकर बैठा दिया, अपने चाचा को, भाई को, भतीजा को. तो ये रहा दोस्तों पांचों रिट्स. चलिए हम लोग आगे देखते हैं. तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे ओरिजिनली जो संविधान में 395 अनुच्छेद दिए गए थे, आर्टिकल्स ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, एक निगाह देखना जरूरी है, सब यहाँ से पूछा जाता है बार बार। तो देखिए, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? यूनियन एंड यूनियन, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, आर्टिकल 1 हो गया। और आर्टिकल 2 में क्या आता है? एडमिशन आर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, एडमिशन आर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स हो गया आर्टिकल 2 में। देखिए, इसी के अंतर्गत जो है सिक्किम को भारत में मिलाया गया था, आर्टिकल 2A, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया, रिपील कर दिया 2A को, लेकिन सिक्किम भारत का तो हिस्सा हो गया। 2 और 3 में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए 3 में क्या कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो कोई नया राज्य बनाना हो, जैसे मान लें कि जैसे जिला बनाते हैं, एक राज्य के अंदर जिले बनते हैं ना, दो तीन जिलों को काट करके एक जिला बन गया, 2-3 स्टेट्स को काट कर। तो जैसे तेलंगाना बना है, तेलंगाना इसमें आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ये इसमें हो गया। और बाकी का जो है एडमिशन आर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ये हो गया आर्टिकल 3। और आर्टिकल 4 में क्या है? laws made under article 2 and 3 to be provided for the amendment of the first and fourth schedule and the supplemental external। चलिए, 1, 2, 3 बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। नेम एंड टेरिटरी आज यूनियन हो गया। चलिए, अब देखिए आर्टिकल ये 5 से 11 तक सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है, ठीक है ना, नागरिकता के बारे में। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसको मान लें कि जिसको देखना होगा वीडियो को पास करके देख लेगा। असली खेला तो अब शुरू होगा। फंडामेंटल राइट्स, तो 12 में क्या दिया है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया है, लॉ कंसिस्टेंट विद द डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, और 15 में आपको डिस्क्रिमिनेशन से प्रोहिबिट किया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ, ये 5 ग्राउंड होते हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और 6वां में क्या? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और 7वां में अनटचेबिलिटी हो गया, ये खूब बहुत महत्वपूर्ण है, खूब पूछा जाता है। 18 में पूछा था एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब 19 क्या है? वही फ्रीडम ऑफ स्पीच है। 20 क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। और 21 क्या है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A क्या है? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो गया, और 21 हो गया राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। और 20 हो गया अरेस्ट हो गया, फोर्स्ड लेबर हो गया। तो ये जो है एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट था, ठीक है ना। ये 23-24 एक्सप्लॉइटेशन के भाई, बच्चों को माने फोर्स्ड लेबर नहीं कर सकते हैं, और बच्चों से फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते हैं, और आप अपने रिलीजन और ये सब कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस रेलिगेशन, ये 25 हो गया। 26 क्या हो गया? रिलीजियस अफेयर्स हो गया, मैनेज करिए। और 27 क्या हो गया? फ्रीडम एज पेमेंट टू टैक्सेज फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, फ्रीडम एज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में दिया है। और 29 हो गया प्रोटेक्शन इन माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज।
30 क्या हो जाएगा, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिपील्ड, ठीक है ना, इसको हटा दिया गया है, मूल अधिकार से हटा दिया गया आर्टिकल 31 को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इसको आप लोग देखते रहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉ नॉट इन द प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 32 रिपील्ड। ये हो गया, और ये भी आपको राइट्स के अंतर्गत हैं। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स इन दियर एप्लीकेशन एंड फोर्सेज, मार्शल लॉ, ये सब देखते रहिएगा। देखिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी है, डीपीएसपी से जो इस यहाँ से 36 से शुरू हो जाता है। इसमें जो मेन है उसको देख लीजिए। आर्टिकल 40 क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो डीपीएसपी में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, इसको आप लोग देखेंगे, वीडियो को पास करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बात है कि वीडियो को शॉर्ट भी रखना है। आर्टिकल 44 में दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 44 में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं। और हाँ, लेकिन अच्छी चीज़ें हम लोग नहीं, जो परीक्षा में पूछता है उसको देखना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देखिए आर्टिकल 50 में क्या दिया है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो इसको आप लोग रोक करके देख लेंगे, पढ़ लेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये 51A में है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया 51A में। अब देखिए 52 से क्या है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। मैंने ये आर्टिकल को डिवाइड किया है इस प्रकार से। तो 52 में क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। 53 में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये खूब पूछता है 54 वाला, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। 55 हो गया, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, और क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, और कंडीशन ऑफ द, ये सब जो दिया हुआ है। शपथ के बारे में दिया, ओथ आर अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। 61 है, प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो 52 से लेकर ये सब जो दिया है 73 तक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दिया है, ठीक है ना, यही हम लोग ने देख रहे हैं। बावन से लेकर के 73 तक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दिया हुआ है। चलिए तो मैं इसको एक बार यहाँ पर वो कर देता हूँ, आप लोग यहाँ से करके देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को पास करके आप पढ़ सकते हैं, और इसको यहाँ से पास करके देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब चलिए यूनियन मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल।
तो यहाँ से दिया हुआ है 74 से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, तो इसको भी देख लीजिएगा। 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर दिया हुआ था कौन से नंबर आर्टिकल से, 74 से 78। अब देखिए 79 से दिया हुआ है पार्लियामेंट के बारे में। इसको यहाँ तक देख लीजिए इस बार आराम से। आपके हाथ में मोबाइल हमेशा रहता है, उसको ले करके और एक बार इसको पढ़ लिया करिए। कई बार होता है कि चीज़ें जो है एक साथ रहती नहीं एक जगह, इसलिए देखने में दिक्कत होती है। यहाँ से देखिए डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, एक सौ दो, फिर यहाँ तक देख लीजिएगा असेंट टू बिल्स, एक सौ बारह में देखिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट के बारे में दिया गया है। अब देखें यहाँ से सुप्रीम कोर्ट शुरू हो रहा है आर्टिकल 124 से। इसको यहाँ तक इस बार देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको देख लेंगे। ये कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 147। अब देखिए कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया। अड़तालीस से 51। अब यहाँ से 52 में दिया हुआ है गवर्नर के बारे में। एक सौ बासठ तक। अब ये देखिए स्टेट मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, तो जनरल में 167 तक दिया है। और 168 से स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में दिया है। ये देखिए दिया है एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स।
अब देखिए 214 से शुरू हो रहा हाई कोर्ट्स, इसको पास करके आप देख लेंगे। अब देखिए यहाँ से दिया है 233 से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 238 क्या दिया है, स्टेट इन पार्ट्स ऑफ पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल रिपील्ड। ये हो गया यूनियन टेरिटरीज के बारे में। और यहाँ पर पंचायत के बारे में दिया हुआ है। ये देखिए म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। टू 43P से जी हो गया। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में दिया हुआ है। जी तक तो म्यूनिसिपैलिटीज में था और जेड से यस तक यहाँ पर है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में दिया है यहाँ पर, इसको भी देख लेंगे। सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस, और यहाँ पर दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। यहाँ पर दिया हुआ था 61, ठीक है ना, 261 हो गया। फाइनेंशियल रिलेशंस,
इसको देख लीजिएगा। राइट्स टू प्रॉपर्टी, ये जो था आर्टिकल 300A में दे दिया गया है, पर्सन नॉट टू बी डिराइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो जो आपकी राइट टू प्रॉपर्टी है उसको लीगल राइट बना दिया गया, मैंने आपका फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट बना दिया गया। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। राइट एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए आगे चलते हैं। अंठानवे तक है ना ये, 298। पब्लिक सर्विसेज 312 में ऑल इंडिया सर्विस के बारे में कहा गया है। यूनियन और स्टेट्स। पब्लिक सर्विस कमीशंस, पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए 323A और B में ट्राइब्यूनल्स के बारे में दिया हुआ है, इसको देख लेंगे। अब 324 जो शुरू होता है दोस्तों, इलेक्शन है। इसमें जो है इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन के बारे में और इलेक्शन के बारे में, ठीक ना। 324 से सुप्रिंटेंडेंट डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। और स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज। यहाँ पर देखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड, इसको देख लिया 38 से बी। तो शेड्यूल क्लास, ट्राइब और STB, शेड्यूल कास्ट के लिए, ट्राइब के लिए, बैकवर्ड के लिए। 338 से 338B ये खूब पूछता है। नेशनल क्लासेज कमीशन फॉर बैकवर्ड। यहाँ पर कमीशंस के बारे में तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं और पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं।
अब देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से शुरू हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 352 के बाद 352 इमरजेंसी प्रोविजंस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इमरजेंसी प्रोविजंस वाला बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी 56, प्रेसिडेंट्स रूल और नेशनल इमरजेंसी 52, 56 और 60। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन तीनों को देख लेंगे आप लोग। मिसलेनियस प्रोविजंस, यहाँ तक इसको देख लीजिए। इफेक्ट ऑफ फेल्योर टू comply with or to give effect to directions given by union president's rule। चलिए आगे चलते हैं इसको। तीन सौ अड़सठ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी लोग जानते हैं, वो पूछता है। टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। सब्जेक्ट ऑफ यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये छूटा था 60 टाइटल्स कमेंसमेंट ईटीसी, और 395 जो है अंतिम अनुच्छेद 1 से लेके 395 तक आपके ओरिजिनली संविधान में अनुच्छेद थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यूनियन लिस्ट में क्या क्या दिया हुआ है आप से देख लेंगे, ठीक है ना। लगभग डिफेंस ऑफ इंडिया, मिलिट्री, नावल, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेज, कंटोनमेंट एरिया, नावल, ये सब दिया हुआ है। सीबीआई जो है ये भी सेंटर केंद्र की लिस्ट में है। तो केंद्र वाला लगभग क्लियर ही रहता है। रेलवे आप जानते हैं ना, केंद्र की संपत्ति है। नेशनल हाईवेज, पासपोर्ट वीज़ा देना ये भी केंद्र का काम है। कोई राज्य आपको पासपोर्ट और वीज़ा नहीं देता है, तो इसको देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, ये सब टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस, ये सब जो प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन, और एयरपोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, ये सब जो है केंद्र की सूची है। फिर यहाँ तक देख लीजिएगा,
बैंकिंग जानते हैं, बैंकिंग भी केंद्र के अंतर्गत गवर्न होता है, कोई अपना राज्य बैंक नहीं स्थापित कर सकता है। चौवन में देख लीजिए, कल्टीवेशन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ओपियम एंड इट्स एक्सपोर्ट। अफीम हो गया। तो फिशिंग एंड फिशरीज बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर, समुद्र में जो मछलियाँ हैं उसको बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर जो है वो सब केंद्र के अंतर्गत है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यूनिवर्सिटीज हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इम्पोर्टेंस, ये सब जो है केंद्र यूनिवर्सिटी वही केंद्र मालिक होगा। सबसे देखिए, जनगणना कौन कराएगा? जनगणना भी केंद्र का विषय है। जनगणना भी केंद्र का विषय है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसको देख लीजिए, पावर प्राइविलेज इम्यूनिटीज ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड द कमिटीज ऑफ द ईच हाउस। ये देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट। तो यहाँ तक देखना है इसमें इंटर स्टेट माइग्रेशन, इंटर स्टेट क्वारंटाइन, टैक्सेज ऑन इनकम एंड अदर एग्रीकल्चरल इनकम। कृषि पर टैक्स केंद्र नहीं लगाएगा अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। फिर यहाँ से देख लीजिएगा, ये सब केंद्र सूची के विषय हैं। तो 97 विषय हैं केंद्र सूची में। अब ये स्टेट, स्टेट का क्या क्या काम है देखिए। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पुलिस जो है स्टेट का विषय है, ठीक ना। तो ये सब जो है स्टेट के विषय हैं, ठीक ना, देख लेंगे इसको। एग्रीकल्चर, ये सब जो चीज़ें हैं इसको यहाँ तक देख लीजिए। मार्केट और फेयर्स, मेला वाला, ये सब जो है इसी के अंतर्गत आता है। इसको यहाँ तक देख लीजिए। मिनरल राइट्स, देखिए कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक ना। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आता है? एक्यूज पर्सन, इसको यहाँ तक देख लीजिए। ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज,
प्राइस कंट्रोल जो है ये भी कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, ठीक है ना। केवल राज्य का प्राइस कंट्रोल करना काम नहीं है, ये केंद्र का भी काम है। इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, बुक, प्रिंटिंग प्रेस। यहाँ देख लीजिए, अभी देखिए टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, ये आपको ये बताता है कि किसका स्थान कहाँ पर बनता है। तो देखिए देश में सर्वोच्च स्थान जो राष्ट्रपति का है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का। तीसरे नंबर पर प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, ठीक ना, ये पूछता है। अब देखिए, गवर्नर ऑफ द स्टेट विद इन दियर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। प्राइम मिनिस्टर के नीचे गवर्नर हो गए, उसके बाद नीचे गवर्नर्स, नीचे फार्मर प्रेसिडेंट्स। ये देखिए, जब आप प्रेसिडेंट हैं तो पहले स्थान पर आ जाते हैं, और जब रिटायर्ड प्रेसिडेंट हैं तो आपका जो स्थान जो है 5वें नंबर पर आ जाता है। और उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन स्पीकर ऑफ लोकसभा। यहाँ से कामा नहीं दिया इसीलिए कंफ्यूज कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये लोग 6वें नंबर पर आते हैं। 7वें नंबर पर हो गए कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो इसको आप लोग देखेंगे, ठीक है ना, कम से कम इसको देख लीजिए यहाँ तक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 6वां स्थान पर रखा गया है। और ये देखिए 5 और 5A, तो इसको यहाँ से देख लीजिएगा, मेन तरीके से खास तौर से ऊपर वाला ही पूछता है। अब देखिए, जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आ गए, 9वें स्थान पर आ गए। चीफ जस्टिस जो है 6वें स्थान पर, अब ये 9वें पर आ जा रहे हैं। चेयरपर्सन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनको 9वें स्थान पर रखा गया है। तो बस इसको इतना ही देखा जाएगा, बहुत ज़्यादा ये वही है जैसे आप समझते हैं ना, जैसे मान लें कि पुलिस की नौकरी में जिले पर कप्तान सबसे ऊपर होता है, फिर सीओ होते हैं, उसके बाद मान लीजिए कि थाना अध्यक्ष लोग हो जाते हैं, उसके बाद नीचे एसआई लोग होते हैं, नीचे सबसे पुलिस हो जाते हैं। तो यही हायरार्की है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना, 1951 में जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, इसके द्वारा क्या क्या किया गया था। एडेड नाइन्थ शेड्यूल इसी के द्वारा ऐड किया गया था, ठीक ना। और टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म फ्रॉम अदर लॉज इंक्लूडिंग इट इन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ था, और उसमें जो है ये सब सारी बातें हुई थी। सेकेंड अमेंडमेंट 1952 में हो गया। Readjusted the scale of representation in the Lok Sabha by providing that one member could represent even more than इतने 7,50,000 पर्सन, इतने से ज़्यादा के लिए एक जो है मेंबर हो सकता है लोकसभा का। थर्ड अमेंडमेंट 1954। और ये फोर्थ अमेंडमेंट हो गया, इसको देख लीजिएगा। ये फिफ्थ हो गया।
सिक्स्थ हो गया ये। सेवंथ अमेंडमेंट हो गया। एट्थ हो गया। और देखिए नाइन्थ अमेंडमेंट क्या कह रहा है, facilitated the cession of Indian territory of Berubari Union located in West Bengal to Pakistan as provided in the Indo-Pakistan Agreement. Berubari Union located in West Bengal. टेंथ अमेंडमेंट क्या हो गया, इनकारपोरेटेड दादरा एंड नगर हवेली यूनियन इन द इंडियन यूनियन। ये 11th हो गया, इनकारपोरेटेड गोवा दमन दीव इन इंडियन यूनियन। 12th हो गया। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग फंडामेंटल राइट्स तो देख चुके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान के द्वारा आप जानते हैं कि अनुच्छेद 51A के तहत हम लोग को कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। क्योंकि मैं देखा था कई एग्जामों में फंडामेंटल ड्यूटीज पूछ रहा था कि इसमें से क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या नहीं है। तो कह रहा है टू एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान का पालन करिए, एंड रिस्पेक्ट, इसका सम्मान करिए, इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। ठीक है ना। तो संविधान, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, और उसके टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो स्वतंत्रता के लिए, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये 3 हो गए। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, राष्ट्र की सेवा करिए जब ऐसा आपसे कहा जाए करने के लिए। मान ली कि युद्ध लग जाए तो उस समय की बात चल कर रहा है। अब देखिए आप जानते हैं कि मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है। शुरू में 10 थे, एक जोड़ा गया, फिर 11 हो गया। जैसे फंडामेंटल राइट्स जो आपके 6 हैं, उसी तरह से देखिए टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversity, and to renounce practice derogatory to dignity of women। जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली प्रैक्टिस है वो सब छोड़ दीजिए। टू वैल्यू एंड preserve the rich heritage of country's composite culture, to value and preserve the rich heritage of country's composite culture। आगे देखते हैं to protect and improve the natural environment including forest, सारे दोस्तों, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, and to have compassion for the living creatures। ये आपकी ड्यूटी है कि जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करिए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायर एंड रिफॉर्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करिए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वियोलेंस, हिंसा से बचिए। टू
स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल, हर एक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करिए। एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेज टू हायर levels of endeavor and achievements, to provide opportunities for education to children or to child are ward between the age of 6 and 14। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के बीच को एजुकेशन प्रोवाइड करना ये आपका कर्तव्य है। दिस ड्यूटी वाज आइडेड बाई 86 This duty was added by 86th Constitutional Amendment Act 2002। This duty was added by 86th Constitutional Amendment by 2002। इसमें ये आपका कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य बना दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को आप शिक्षा देंगे अपने। तो ये रहा हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।